ये सब लोग आ गए, सब लोग। यस सर। एक मिनट रुक जाओ बस। रिकॉर्डिंग हो गया। उधर से लगा है। मैसेज डाल दे रही है। हेलो, आवाज सही आ रही है ना मेरी? आ रही है, सही आ रही है। ठीक है, माइक बंद करो ना अपना, जब मैं कहूँगा तभी चालू करना। माइक बंद करो। ठीक है। ठीक है ना? तो देखो, यस। आज हम पढ़ने वाले हैं जेएस। देखो, प्रोग्रामिंग में कभी भी क्या होता है ना कि जब कोई मतलब हम लोग हो या फिर कोई भी बंदा जो प्रोग्रामिंग करता है, तो सबसे पहले जब आप कोई भी साइट बनाओगे या फिर किसी भी कंपनी में जाओगे, व्हेन यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर या फिर बोलो फुल स्टैक डेवलपर, तो सबसे ज्यादा जिसकी नीड होती है वो होता है हमारा एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस। कहीं भी कंपनी में जाओ ना, सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, चाहे आप डॉटनेट डेवलपर हो, चाहे आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, चाहे आप फुल स्टैक डेवलपर हो, आपको फ्रंट का जो होता है ना, जो व्यू दिखता है, फॉर एग्जांपल ये जो मेरा व्यू दिख रहा है, ये आपको आना चाहिए बनाना। जैसे आपको टेक्स्ट बॉक्स आना चाहिए बनाना। डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या फील्ड लगे कि मेरा टेक्स्ट बॉक्स जो है डीबी की तरह, मतलब सॉरी, डेट ऑफ बर्थ की तरह हो। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, आपको आनी चाहिए फॉर अ डेवलपर। क्योंकि कोई भी डेवलपर, मतलब देखो, कोई भी लोग सीख के आता नहीं है, सब लोग सीखते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा कोई नीड नहीं है कि ऐसा कि कुछ लोग का आएगा समझ में, कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा, बट होप मतलब जितना ट्राई हो सके ट्राई करना। ठीक है, चलो देखो, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी है ना, चाहे आप एमवीसी यूज करो, चाहे आप एंगुलर यूज करो, डिवाइडेड बाय थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, पहला जो हमारा पार्ट होता है, सबसे बेसिक पार्ट या फिर बोलो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं एचटीएमएल। ठीक है, अब माइंड में ये आता होगा कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब क्यों हम लोग यूज करते हैं एचटीएमएल का। देखो, अभी आप लोग पढ़ रहे हो क्या, आप लोग को प्रेम सर ने पढ़ाया होगा सी शार्प। तो व्हेन वी आर यूजिंग द सी शार्प, व्हेन वी आर यूजिंग द सी शार्प, ठीक है, ये क्या होती है, ये हमारे बैकएंड को हेल्प करती है। क्या बैकएंड? बैकएंड मींस क्या है, मतलब एपीआईज बनाने में। ठीक है ना? आई मीन क्लाइंट से डेटा लाने में और ले जाने में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लाइंट से डेटा ले जाने की बात करूं, लेके आने की और ले जाने की, तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आप लोग सब लोग व्हाट्सएप यूज करते होगे आजकल। ठीक है, क्या करते हो, व्हाट्सएप यूज करते हो, सॉरी, आप लोग सभी लोग व्हाट्सएप यूज करते हो। व्हाट्सएप पे क्या करता है, आपके फ्रेंड्स होते हैं। क्या होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं। वो क्या करते हैं, आपको एक मैसेज भेजते हैं। आई मीन आप मतलब अपने यहाँ से एक मैसेज आपको फॉरवर्ड करते हैं, या फिर बोलो कि एक मैसेज सेंड करते हैं। जैसे मान लो कि रमेश नाम का एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे एक मैसेज किया हाय। तो ये मैसेज क्या होगा, पहले तो आपको डिलीवर होगा। कब डिलीवर होगा, जब आपका इंटरनेट ऑन होगा। इंटरनेट ऑन होगा। ठीक है, तो वो क्या कर, फिर आपको मैसेज मिलेगा, तो आप मैसेज को सीन करोगे कि हाँ इसने क्या मुझे मैसेज भेजा है। ठीक है, तो ये जो सारा काम होता है ना, मैसेज को भेजना, ठीक है, मैसेज को मतलब गेट करना, रिट्राइव करना, फेच करना, या फिर पोस्ट करना। फॉर एग्जांपल पोस्ट की मैं बात करूं, जैसे आपके बंदे ने या फिर आपके दोस्त ने जो भी था, उसने आपको मैसेज भेजा हाय, तो आप फिर उसको बोलोगे ना हाय हेलो, बोलो क्या काम है, ऐसे बोलते हो कि नहीं मैसेज में। तो वो हमारा होता है सी शार्प के द्वारा। सी शार्प मीन बैकएंड, जो हमारे एपीआईज वगैरह बना के देती है, किससे, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट कनेक्ट करने के लिए। ठीक है ना? तो वो जो सारे काम करती है वो हमारी सी शार्प करती है, जो आप लोग अभी पढ़ रहे हो। ठीक है, अब मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको फ्रंट एंड। फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए क्या नीड होती है, जब आप आईटी फील्ड में जाते हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हो फ्रंट एंड के लिए, तो सबसे पहले उसमें आपको लैंग्वेज नीड होती है एचटीएमएल।
अब माइंड में होता है HTML का फुल फॉर्म क्यों क्या होता है, इसका हम यूज क्या करते हैं। देखो जैसे मैंने अभी बताया, आप लोग C# यूज करते हो किस चीज के लिए, API बनाने के लिए या फिर बैकएंड का लॉजिक बिल्ड करने के लिए। क्या करने के लिए, बैकएंड का लॉजिक बिल्ड करने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से HTML की हमें नीड होती है क्या, कंटेंट डिजाइन करने के लिए। क्या हुआ, कोई आया क्या? ठीक है ना। उसी प्रकार से क्या होता है, हमें नीड होती है फ्रंट एंड की, मतलब HTML में क्या करने के लिए, फ्रंट एंड को डिजाइन करने के लिए, ताकि हम अपना फ्रंट डिजाइन कर सके, फ्रंट पेज क्या कर सके, डिजाइन कर सके। ठीक है, तो वो जो हमारा काम करता है, वो हमारा काम करता है HTML, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, HTML का फुल फॉर्म होता है क्या, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरी चीज होती है हमारी CSS। अब आपने तो ये सोचा कि मैं आपको तो मैंने ये बताया कि HTML जो होता है हमारा फ्रंट डिजाइन करके देता है या फिर डिजाइन नहीं करता है, सिंपल सी बात है। HTML जो होता है वो हमको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना के देता है। क्या बना के देता है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब सिंपल से मैं बात करूं तो जैसे आप लोग नक्शा देखा होगा, नक्शा जब कोई घर बनता है तो सबसे पहले उसमें एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। उसके बेस पे क्या करते हैं, हम अपना घर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब अपने हाउस का क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक मिनट, हाँ बोल। अरे नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं था। हाँ, कितना हुआ था? हाँ तो डाल देना ग्रुप में, देख लो। ठीक, तुझे वो कॉन्फिडेंस है ना, चल जाएगा। ठीक है, चल ठीक है, मैं एक बार नीट चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, डाल दे, कोड अपना डाल दे। ठीक, हाँ, हाँ। नहीं रहने दे, मैं बिल करा दूंगा इधर से। अनिक सर को मैं मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, डाल दूंगा। कल मीटिंग में भूलना मत भाई, आ जाना इसी टाइम। जितना फ्लो बनाया सब कुछ चेक करेगा कल। ठीक, चल मैं बात करता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुकना बस। ठीक है ना। तो HTML क्या करता है, हमें सिर्फ अपना एक स्ट्रक्चर बना के देता है कि मेरा घर कैसा होगा। ठीक है, CSS का काम क्या होता है, देखो CSS को हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग, ठीक है, स्टाइल सीट। ये क्या करती है, ये हमारे HTML के स्ट्रक्चर को क्या करती है, HTML के स्ट्रक्चर को, HTML के सॉरी HTML के स्ट्रक्चर को ये डिजाइन करती है। क्या करती है, डिजाइन करती है, या फिर ऐसे बोल लो कि मॉडिफाई करती है। ठीक है ना, आई मीन एक अच्छा सा रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव व्यू बनाती है। ठीक है, तो HTML क्या है, HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो क्या करता है, एक ब्लूप्रिंट या फिर एक स्ट्रक्चर की को बना के देता है हमें अपने फ्रंट में। ठीक है ना, क्या करता है, सिंपल एक स्ट्रक्चर बना के देता है कहाँ पे, हमारे फ्रंट पे। CSS क्या करती है, CSS इज अ कैस्केडिंग स्टाइल सेट। ये क्या करती है, HTML के स्ट्रक्चर को, आई मीन जो भी हमने अपने HTML का पेज बना के रखा है उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करती है, एंड
मॉडिफाई करने के हिसाब से वो उसको रिस्पॉन्सिव बना के देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, मैंने ओपन किया है ठीक है, तो मैं मान लो कोई साइट ओपन कर, मैं मेरा डिप्स एकेडमी, ठीक है, देखो ये जो फ्रंट दिख रहा है दैट इज यूजिंग द एचटीएमएल सीएसएस एंड जेएस। ये सारा काम एचटीएमएल सीएसएस जेएस के थ्रू हुआ है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इंस्पेक्ट करो आप, ठीक है, देखो ये मेरा डिप्स एकेडमी है, देखो इसका एक लोगो बना है और इस पे क्लास सीएसएस अप्लाई है यहाँ पे। अगर मैं इसको इंक्रीज करूँ तो क्या करेगा, उसके इमेज की साइज इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक मिनट, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसकी साइज को, ठीक है ना। तो सीएसएस का काम क्या होता है, देखो एचटीएमएल क्या करता है ना, सिंपल से आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे देता है कि ये मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। उसको मॉडिफाई करना, उसको डिजाइन करना, उसको रिस्पॉन्सिव बनाना, उसके लिए हमें नीड होती है किसकी, सीएसएस की, जो क्या करता है हमारे पेज को एक अच्छा सा डिजाइन बना के देता है जो अपनी कोड्स के थ्रू, ठीक है, या फिर बोलो कि रिस्पॉन्सिव बनाता है या फिर एक अच्छा व्यू बना के देता है यूजिंग द सीएसएस, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो हमारा पॉइंट होता है जेएस। देखो कोई बोले ना एचटीएमएल क्या है, तो ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सीएसएस भी एक क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं जेएस पे। जेएस क्या है, जेएस इज अ जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, देखो जावास्क्रिप्ट का काम होता है मोस्टली लॉजिक्स बिल्ड करना, लॉजिक्स बिल्ड करना। अब लॉजिक बिल्ड करने का मतलब क्या होता है, देखो जैसे सभी लोग फोन यूज करते होंगे आजकल आप लोग, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो कि जब भी आप फोन से कोई एप्लीकेशन पे लॉगिन करते हो, फॉर एग्जांपल लॉगिन की बात करूं मैं, तो आप लोग गए, मान लो आप लोग कोई भी आप लोग अपने जीमेल पे लॉगिन कर रहे हो, सिंपल से बात है, आप जीमेल पे लॉगिन कर रहे हो। जैसे अगर मैं जीमेल अकाउंट लॉगिन करूं, मैं जीमेल अकाउंट पे गया, क्रिएट जीमेल अकाउंट, ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। अगर मैं बिना इसे भरे अगर सबमिट मारता हूं तो क्या बोलता है कि इंटर योर फर्स्ट नेम, आई मीन एक वैलिडेशन की तरह क्या किया उसने, एक एक्सेप्शन थ्रो किया या फिर एक एरर मारा कि आपको फर्स्ट नेम भरना जरूरी है। इसे मैंने डाला यहाँ पे विशाल, फिर से नेक्स्ट किया, ठीक है, दूसरे पेज पे कोई वैलिडेशन नहीं थी, आई मीन सेकंड वाला जो मेरा कॉलम था, बॉक्स था, उस पे कोई वैलिडेशन नहीं। अगर मैं इसको करूं तो क्या बोल रहा है, प्लीज फीड इन अ कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ एंड प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर। ये जो सारा काम करता है ना, आई मीन वैलिडेशन प्रोवाइड करना, लॉजिक्स प्रोवाइड करना, कि मैं अगर जीमेल डालूं तो जीमेल टाइप ही मेरा वो जीमेल एक्सेप्ट करे। जैसे आप लोग जीमेल में कभी डालोगे ना कि विशाल gmail.com, तो वो बोलता है कि नहीं मुझे करंट जीमेल फॉर्मेट दो लॉगिन करने के लिए। जैसे अगर मैं साइन इन करूं, तो चलो दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे क्या, मैं यहाँ से एक नया अकाउंट में साइन इन कर रहा हूँ, ठीक है, मैनेजर अकाउंट ऐड कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, साइन इन कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक नाम लगा, जैसे मैं ऐसे डाला विशाल gmail.com, क्या बोलेगा, कुड नॉट फाइंड योर गूगल अकाउंट, आई मीन क्या कर रहा है कि ये जो आपने डाला इस पे कोई गूगल अकाउंट फाइंड नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये जो सारे फ्रंट के लॉजिक्स होते हैं, फ्रंट के वैलिडेशंस होते हैं, देखो इनको हम सिंपल सी प्रोग्रामिंग भाषा में इनको हम वैलिडेशन बोलते हैं। वैलिडेशन मतलब का रिक्वायरमेंट। जैसे क्या होता है कि ये फील्ड आपको भरना रिक्वायर ही रिक्वायर है। जैसे आप लोग कभी एडमिशन लेने गए होंगे या फिर कहीं कॉलेज में या फिर हाई स्कूल 10th में, तो बोलते हैं ना कि आपको 10th की मार्कशीट लगाना रिक्वायर ही रिक्वायर है,
ठीक है, या फिर बोलो कि आप किसी चीज का पेपर भर रहे हो, आर्मी का, आईपीएस का, किसी चीज का भी, तो बोलता है ना कि आपको हाई स्कूल 10th पास करना रिक्वायर है, उसमें आपको इतने मार्क्स आने रिक्वायर है, ठीक है ना। तो वो तो ऐसा हो गया कि टेक्नोलॉजी की भाषा हो गई, जैसे कि आप फेस टू फेस आपको पता बताएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बट जब आप कोई फॉर्म सबमिट करते हो, अगर आपने फॉर्म सबमिट किया होगा, चाहे आप किसी भी चीज का, चाहे पुलिस का, चाहे किसी का, आपने खुद से भरा होगा, आपने अपनी जो छात्रवृत्ति आती है, ठीक है ना, स्कॉलरशिप अगर आपने खुद से भरी होगी, तो आप जब सबमिट मारते होगे ना, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो रिक्वायर होगी, वो आपको बोलेगा कि प्लीज फिल दिस डिटेल्स। तो वो जो फ्रंट के लॉजिक्स लिखे जाते हैं ना, वो सारे चीज किसके थ्रू लिखे जाते हैं, जेएस के थ्रू लिखे जाते हैं। मैंने बोला ना कि लॉजिक्स बिल्ड करना, आई मीन ये क्या करता है, हमारे फ्रंट एंड पे, कोड पे, फ्रंट एंड के कोड पे क्या करता है, लॉजिक को बिल्ड करता है। लॉजिक को बिल्ड कैसे करता है भाई, वैलिडेशन के थ्रू, ठीक है, वैलिडेशन के थ्रू, रिक्वायर्ड, आई मीन बिना एपीआई को हिट किए हुए, बिना बैकएंड को हिट किए हुए, जो पूरे लॉजिक को बिल्ड करता है, वो हमारा होता है फ्रंट से क्या, जेएस, ठीक है। और आप, मैं सिंपल सी बात करूं, आप चाहे एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूज करो, चाहे वेब एप्लीकेशन बनाओ, चाहे आप फुल स्टैक डेवलपर हो, सारी चीज में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस। और एक सबसे यूनिक लैंग्वेज है, वो है जेएस। जेएस आपके मार्केट में यूज होने वाली सबसे ज्यादा, मतलब सबसे तगड़ी क्या है, लैंग्वेज है। अगर मैं सिंपल से बात करूं, आपको जेएस आता है, जेक्वेरी आता है, आप नेक्स्ट लेवल तक जेएस कर रहे हो ना, आपको एक अच्छा पैकेज मिलेगा फॉर अ जॉब के लिए। क्योंकि आजकल इतनी जेएस की डिमांड हो चुकी है ना कि क्या बोलूं मैं, ठीक है, क्योंकि जेएस बहुत एडवांस हो चुकी है आजकल। आप प्रोग्रामिंग में, आप एंड्रॉइड में जाओ, आप वेब एप्लीकेशन में जाओ, ठीक है, आप रिएक्ट नेटिव करो, एंगुलर करो, एमवीसी करो, सारे जहां जेएस जेएस, बस आपको यही नाम सुनाई देगा, ठीक है। आपकी अगर जेएस सही है, ठीक है, और कोई बैकएंड में आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, जस्ट लाइक सी शार्प वगैरह, तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हो, ठीक है। अब बताओ, यहाँ तक किसी कुछ डाउट है, एचटीएमएल क्या होता है, सीएसएस क्या होता है, इनके वर्क्स क्या होते हैं, जेएस क्या होती है, इनके वर्क्स क्या होते हैं, किसी कुछ पूछना है इसमें? सही है सर। अरे क्या सही है, मैं पूछ रहा हूँ, डाउट है कुछ? नहीं। नहीं डाउट है? बोलो, समझ में आया इतना? हाँ, यहाँ तक तो आया। बताओ फिर नहीं। ये अच्छा माइक ऑन कर यार। तो बताओ फिर जेएस क्या करती है? हेलो, हाँ, बताओ फिर जेएस क्या करती है? क्या फ्रंट एंड पर लॉजिक बिल्ड करती है जेएस। कैसे, फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जांपल आपने बताया ही कि यदि ईमेल में ईमेल एक मैं वैलिड ईमेल नहीं है उसमें डाल रहा हूँ, तो वहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है वो। और बस इतना ही? और फॉर्म वगैरह जब मान लीजिए किसी कहीं का फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो सबमिट करने का जो ऑप्शन देता है, तो उसमें कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं, जैसे कि यदि हम अपना नाम नहीं डालेंगे तो सबमिट करेंगे तो सबमिट होगा नहीं। और चलो ठीक है, आगे देखो। अच्छा, एचटीएमएल पढ़ा था कि नहीं आप लोगों ने, एचटीएमएल से? आपने जो पढ़ाया था जितना 4-5 लेक्चर, वही। चलो ठीक है, आगे देख लेंगे, और अभी जेएस पढ़ो फिलहाल, ठीक है। चलो, तो जेएस को पहले समझते हैं कि जेएस का काम क्या होता है, या फिर ये वर्क कैसे करती है, ठीक है ना। देखो, चलो, जेएस क्या है, देखो, जावास्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने बोला था ना, जावास्क्रिप्ट क्या है, एक सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब।
आई मीन जो वेब हम एप्लीकेशन चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो ये नई एप्लीकेशन चला रहा हूँ उस पे हम लोग यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट इज इजी टू लर्न, आई मीन जावा स्क्रिप्ट मतलब आसान होती है लर्न करने में, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं थोड़ा। वेरिएबल चल, ठीक है, चलो। देखो जावास्क्रिप्ट, आपको जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करने के लिए आपको सिंपल सी बात है, कोई नया टूल किट इंस्टॉल नहीं करना है या फिर कोई नई कोड एडिटर इंस्टॉल नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या वो VS कोड है आपका, आपको ओपन करना है, ठीक है। VS कोड मैंने ओपन किया। थोड़ा इसको, ठीक है। देखो मैंने बोला ना कि सबसे पहले आपको क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सबसे एक पहले एक फाइल लेंगे जिसका नाम होगा HTML फाइल, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पहले एक नई फाइल ऐड करेंगे। तो मैंने एक फाइल लिखा इंडेक्स डॉट HTML। अब डॉट HTML क्या क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप C शार्प यूज करते हो, तो C शार्प जब आप यूज करते हो तो उस टाइम पे लिखते हो ना डॉट CS। आई मीन डॉट CS का मतलब होता है कि आप C शार्प की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, वो उसका एक्सटेंशन होता है जो आपको बताता है कि आप C शार्प में, अरे सॉरी, आप इस प्रोजेक्ट में आप क्या यूज कर रहे हो, C शार्प की प्रोग्रामिंग कर रहे हो। उसी तरह हमें बताना पड़ता है कि मैं किस टाइप की फाइलों को ले रहा हूँ। तो मैंने लिखा HTML इंटर, सॉरी नहीं इंडेक्स आया, इंडेक्स, ठीक है, डॉट HTML मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। देखो मेरे पास एक इंडेक्स की फाइल हो गई। फिर देन क्या करना है आपको, एक नई फाइल ऐड करनी है। छोड़ो अभी नई फाइल मत ऐड करो, अभी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मैं इस पेज को रन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक पूरी ब्लैंक बॉडी मिलेगी और मेरा सिर्फ एक व्यू बनेगा। जैसे मैं अगर मैं इसको क्रोम पे रन करूं, क्या मिला, एक सिंपल सा स्टैटिक मुझे व्यू मिला यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप इंस्पेक्ट पे जाओ और यहाँ से क्या करो, आप कंसोल पे जाओ। देखो कंसोल पे भी आप JS की कोडिंग कर सकते हो। जैसे अगर सिंपल सी बात करूं मैं, अगर मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10 इंटर, मुझे क्या मिला, 10 मिला। फिर मैंने सिंपल सी बात की, मैंने a लिखा और प्रिंट करा दिया। क्या मिला मुझे, a की वैल्यू 10, क्यों, क्योंकि मैंने a की वैल्यू यहीं पहले से इनिशियलाइज करके रखी थी कि a की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो मुझे क्या मिला, a की वैल्यू 10 मिला। तो जब भी हम अपने क्या करेंगे, अपने जावा स्क्रिप्ट का कोड करेंगे, अपने JS का कोड करेंगे, तो जो भी हमें देखना होगा वो मैं आप कहाँ देखोगे, अपने कंसोल पे देखोगे। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, अभी आप फाइल ऐड करके मत करो, आप सिंपल से क्या करो, आपको JS की कोडिंग चालू करनी है, बॉडी में जाओ, बॉडी के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, स्क्रिप्ट एक टैग आता है, इसको आपको ओपन एंड क्लोज इंटर कर देना है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है क्या, जैसे बॉडी, बॉडी का मतलब होता है आप HTML की कोई बॉडी बना रहे हो, उसी तरह स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि आप इसके अंदर किसकी कोडिंग कर रहे हो, आप JS की कोडिंग करने वाले हो, किसके अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड फिर मैंने कर दिया क्या, कंसोल डॉट, देखो अगर आप C शार्प पढ़ते हो, C शार्प में आप अपने रिस्पॉन्स को देखने के लिए या फिर आपके अपने आउटपुट को देखने के लिए आप कंसोल डॉट राइट लाइन करते हो कि नहीं करते हो, कंसोल डॉट राइट लाइन। सिंपल सी बात है, वही चीज जब आप JS में आपको अपना आउटपुट देखना होगा तो वहां पे आप कंसोल डॉट लॉग करोगे, ठीक है। इसके बाद मैंने इसे प्रिंट करा दिया a, इस कोड को मैंने सेव कर दिया।
अब मैं सिंपल से अपना पेज को रिफ्रेश करता हूँ, क्या मिला, ए की वैल्यू कितनी मिली, 10 मिली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी बात, मैंने वहां पे कोड लिखा ना, अपने बैकएंड में कोड लिखा, मतलब अपने VS कोड पे कोड लिखा, एंड उस चीज को मैंने एक्सपोर्ट किया कहाँ पे, अपने फ्रंट एंड पे। अगर मैं देन फिर से यहाँ पे ए करके अगर प्रिंट मारूंगा तो मुझे मेरी वैल्यू क्या मिलेगी, 10 मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमने पहले से ही अपने कोड में ए की वैल्यू इनिशियलाइज करके रखी है कि ए इक्वल्स टू 10, आई मीन ए इक्वल्स टू 10, आई मीन क्या है, ए बराबर है किसके, आई मीन ए की जो वैल्यू है कितनी है, 10 है। ठीक है, अगर मैं यही करूं बी इक्वल्स टू 20, और आउटपुट में यहाँ पे क्या प्रिंट करा दूं, ए इंटू बी। ठीक है, क्या आउटपुट आएगा आपका, 200। कैसे, देखो 200 आया, सिंपल सिंपल। ए की वैल्यू कितनी थी, 10, एंड बी की वैल्यू कितनी थी, 20। तो जब मैंने उसके वेरिएबल को, या फिर बोल लो कि जो मैंने जिस चीज में मैंने वैल्यू को असाइन की, आई मीन ए में मैंने 10 को असाइन कर दिया, बी में मैंने 20 को असाइन कर दिया, तो जब मैं यहाँ पे ए इंटू बी करूंगा तो मुझे ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10, और बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 20। तो 10 इक्वल्स टू 20, सॉरी 10 इन मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल्स टू 200। ठीक है, सिंपल सी बात है इसी चीज को, बट दिस इज द रॉन्ग वे फॉर अ जेएस कोडिंग। आई मीन जेएस कोडिंग के लिए ये गलत तरीका है कि आप इस तरह से कोडिंग करोगे, नहीं, कभी भी नहीं। इसके लिए हमें क्या होता है कि कभी भी आप कुछ भी चीज डिक्लेयर करोगे उसके लिए हमें मिलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल आर अ कंटेनर। जैसे आप लोग, अगर मैं सी शार्प की बात करूं, सी शार्प में ने भी आपने वेरिएबल्स पढ़ा होगा, ठीक है ना। आप वहां पे क्या लिखते हो, अगर आप एक इंटीजर टाइप वैल्यू लेते हो तो आप लिखते हो इंट, एक स्ट्रिंग लेते हो तो आप लिखते हो स्ट्रिंग, कि मैं एक स्ट्रिंग को यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें स्ट्रिंग ऐड करने वाला हूँ। अगर आपको ट्रू और फॉल्स में चाहिए तो आप एक बुलियन टाइप देते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से जेएस में क्या होता है कि हमारे पास, ठीक है ना, 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे 4 थे, एक ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसकी कोई नीड नहीं है हमें, जो मैंने बताया था अभी कि x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6, देन उसने मल्टीप्लाई करके दिया था, ये ऑटोमेटिकली डिक्लेयर करता है अपने अंदर। बट दिस इज द रॉन्ग वे, ये गलत तरीका है जेएस कोडिंग के लिए। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो सिंपल, वेरिएबल आर अ कंटेनर। वेरिएबल क्या होते हैं, एक कंटेनर होता है फॉर स्टोरिंग अ डेटा, जो क्या करता है, अपने अंदर डेटा को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, अगर मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, अगर यही यही मैंने लिखा, अगर ए इक्वल्स टू 10, तो ए क्या है मेरा, ए इज माई वेरिएबल। ए क्या है मेरा, ए इज द वेरिएबल। ठीक है, जो क्या कर रहा है, अपने अंदर स्टोर कर रहा है वैल्यू को, स्टोर वैल्यू, जो अपने अंदर क्या कर रहा है, वैल्यू को स्टोर कर रहा है। जो भी मैंने वैल्यू इसके अंदर असाइन की, वो क्या कर रहा है, उस चीज को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। तो वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है जो क्या करता है, अपने अंदर वैल्यू को स्टोर करता है। यानी जो भी हम पास करते हैं उस चीज को क्या करता है, स्टोर करता है अपने अंदर। एक मिनट, कितना दूर लग गया चले। ठीक है ना। चलो, तो वेरिएबल समझ में आया, वेरिएबल क्या होता है जेएस के अंदर। हेलो,
बोलो। हाँ हाँ। सवाल नहीं आ रहा है सर। क्या? सवाल नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आपने सी शार्प पढ़ी है? यस सर। सी शार्प में आपने वेरिएबल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है। उसका काम क्या होता है बताओ जरा। सर जी सी शार्प में वेरिएबल का काम करता है जैसे मैथ में काम करता है। वेरिएबल कैसे होता है? वेरिएबल दूसरा काम करता है सी शार्प में? साथ में सर अभी पढ़ा है वेरिएबल हमेशा चेंज होता रहता है। भाई काम क्या होता है वो बताओ ना। सर मतलब हम किसी भी डाटा टाइप को वेरिएबल के थ्रू असाइन कर सकते हैं वैल्यू। तो क्या करता है वेरिएबल? मुझे वो बताओ, वेरिएबल करता क्या है? वेरिएबल खाली डब्बा है डाटा स्टोर करना। कंटेनर है बस। कंटेनर। तो मैंने क्या बोला था? बस वही उनको समझ में नहीं आया। सर जी वो उसमें थोड़ा ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कैसे आप रन करना है कैसे आप दिखाइए। देखो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। यही बोला। आपने एचटीएमएल पेज बना रहे कि नहीं? एचटीएमएल पेज भाई इसीलिए तो पूछा मैंने स्टार्टिंग में, एचटीएमएल पढ़ा था कि नहीं? कोई बोल रहा है पढ़ा था। सर एक बार फिर से HTML पढ़ना तो पढ़ा दीजिए। प्रेम सर आएंगे क्या? बोल रहा हूँ। प्रेम सर आएंगे प्रेम सर? इसमें कुछ नया बैच भी है सर। अरे वो प्रेम सर आए? प्रेम सर नहीं वो नहीं है। अरे मैं कैसे चालू करूँ यार, फिर मुझे वही चीज फिर रिपीट करनी पड़ेगी, मतलब है। हम्म। आवाज बढ़ा दो उसके बाद डिस्कस कर लेना क्या दिक्कत है। वीडियो भाई डिस्कस देख कर लेना, लेना। देख लेना। 4-5 वीडियो वीडियो उन्हीं का पढ़ाया वीडियो देख कर चला लेना, क्या करना है। पीछे का वीडियो है सर आपका जो पढ़ाया हुआ, मैं भेजता हूँ इन लोग को। चलो ठीक है। ठीक है ना, चलो तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल और कंटेनर। वेरिएबल क्या होता है? एक कंटेनर होता है जो क्या करता है, अपने अंदर डेटा को स्टोर करता है। अब सिंपल सी बात है, आपको नहीं पता कि आप किस टाइप का डेटा स्टोर करा रहे हो। कोई किसी भी टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है वेरिएबल के अंदर, चाहे वो एरे हो सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो सिंपल एक स्ट्रिंग हो सकती है, चाहे वो सिंपल एक इंट हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, तो ये पहला आपने पढ़ा था। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा? वेर। वेर क्या होता है? द वेर कीवर्ड वाज यूज्ड इन ऑल जेएस कोड फ्रॉम 1995 टू 2015। आई मीन देखो सिंपल सी बात है, जब पहली बार जेएस लॉन्च हुई थी इंडिया में या फिर कहीं भी, मतलब प्रोग्रामिंग में जब जेएस लॉन्च हुई थी, उस टाइम पे सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल था जिसका नाम था क्या? वेर। वेर कीवर्ड, ठीक है ना? was used in all JavaScript code from 1995 to 2015। आई मीन 1995 से लेके 2015 तक सिर्फ एक ही कीवर्ड चला था वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वो था वेर। ठीक है, तो यहाँ हम समझते हैं इस चीज को। ठीक है, 1995 से टू 2015 तक सिर्फ एक ही वेरिएबल चला था, वो था वेर। वेर क्या होता है? वेर एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं या फिर रीअसाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? ग्लोबल वेरिएबल क्या है? जिसको हम तो रीडिक्लेयर कर सकते हैं या फिर उसे रीअसाइन कर सकते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैर की बात करूं, ठीक है, तो कभी भी जब भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा तो आप सिंपल है, आप ऑटोमेटिक वेरिएबल ऐसे नहीं लोगे a इक्वल्स टू 10 या फिर b इक्वल्स टू 20, इस टाइप से कभी भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करोगे। ठीक है, आप कैसे करोगे, वैर a इक्वल्स टू 10। अब वैर क्या काम करता है, देखो सिंपल सी बात है, आप लोग सी शार्प यूज करते हो, सी शार्प में आपको अगर नंबर टाइप का वेरिएबल चाहिए जिसमें आपको नंबर वो स्टोर कराना, तो आप वहां पे क्या लेते हो, इंट लेते हो। इंट का मतलब होता है इंटीजर, जो क्या करता है कि उसमें सिर्फ आप नंबर ही असाइन कर सकते हो, आप स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, बट जेएस के अंदर ऐसी कोई फंक्शनलिटी नहीं है कि आप सिर्फ आपने लिया सिर्फ स्ट्रिंग और सॉरी वैर, तो वैर के अंदर आप केवल इंटीज स्टोर करा सकते हो। नहीं, मैंने बोला ना जेएस इज द एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने लिखा वैर, वैर समझो आपका स्ट्रिंग, ठीक है, एरे या फिर जो भी बोलो उसका काम करता है वैर। एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक कीवर्ड होता है वैर, जो किस टाइप का होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल होता है जिसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं और रीअसाइन भी कर सकते हैं। रीअसाइन भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वैर इक्वल टू 10। अगर वही अभी तो क्या है, अभी जो आपका ए वेरिएबल है वो किस प्रकार से है, एक इंट है, बट अगर मैं इसी को रीडिक्लेयर करूं, जैसे वैर ए इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया इसमें रमेश, ठीक है, एंड फिर मैंने किया क्या, कंसोल डॉट लॉग में मैंने प्रिंट करा दिया एको, सेव, फिर मैंने पेज को रिफ्रेश किया, क्या मिला, रमेश मिला। आई मीन ये जरूरी नहीं है कि जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो इंट ही रहेगा, वो बाद में जाके अपडेट होके क्या हो सकता है, एक स्ट्रिंग भी हो सकता है। ये जेएस में ये फंक्शनलिटी में मिलती है कि अगर आपने कोई वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर किया तो वो जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग टाइप ही रहेगा, बाद में अपडेट जाके वो इंटीजर भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है। ठीक है ना, आई मीन क्या हो सकता है, उसकी जो वैल्यू है वो अपडेट हो सकती है, उसका जो डेटा टाइप है वो अपडेट हो सकता है। तो वैर क्या करता है, वैर एक ग्लोबल वेरिएबल होता है जिसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे पहले फिर से रीडिक्लेयर कर देना इसको, या फिर री असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी इसकी वैल्यू असाइन थी 10, फिर बाद में मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दिया, रमेश कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, पहले असाइन थी 10, फिर बाद में मैंने इसको री असाइन कर दिया, कितना 20 और सॉरी रमेश, तो आउटपुट में क्या है मेरे, रमेश। ठीक है, तो वैर समझ में आया, वैर का काम क्या होता है या फिर किस प्रकार से वर्क करता है। देखो आई नो तो नए लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि एचटीएमएल नहीं पढ़ा, सीएसएस नहीं पढ़ा, ठीक है ना, बट ट्राई करना, ठीक है, नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर रखवाता हूं मैं एचटीएमएल का। ठीक है, तो जो पुराने तुमको वैर समझ में आया, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 2015 के बाद, जब इसमें कुछ फंक्शनलिटी चेंज की गई, आप लोग बोलो ES6 आया। ES6 का मतलब होता है ECMAScript। आई मीन ये क्या करता है, हमारे जेएस को बताता है, मतलब जेएस के फीचर्स को बताता है, वर्जन्स को बताता है कि कौन सा वर्जन किस ईयर में आया। ES6 आया जब, तो उसमें दो चीज इनबिल्ट की गई, एक होता है लेट और एक होता है कॉन्स्ट। ठीक है, एक होता है लेट और एक होता है कॉन्स्ट। इसका काम क्या होता है, देखो अगर हम लेट कीवर्ड यूज करते हैं, जैसे आपने वैर पढ़ा, वैर क्या एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं या फिर रीअसाइन कर सकते हैं। लेट जब आया, लेट कीवर्ड, ये क्या करता है, ये नॉट रीडिक्लेयर, आई मीन ये रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, बट इसको हम रीअसाइन कर सकते हैं।
इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, री असाइन कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लेट ए इक्वल्स टू 10, फिर मैंने क्या लेट ए इक्वल्स टू, मैंने क्या दिया रमेश, तो लेट में क्या बोला कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। मैंने बोला ना कि वैर क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, बताया था ना। और जो हमारा होता है लेट और कॉन्स, दोनों की क्या होते हैं, ब्लॉक वेरिएबल होता है, ब्लॉक स्कोप। ठीक है, तो लेट क्या करता है, लेट को हम ना तो रीडिक्लेयर कर सकते हैं, बट इसकी वैल्यू को हम री अपडेट कर सकते हैं। जैसे क्या, मैंने अभी लिखा लेट ए इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 असाइन हो गई, बट मैंने फिर से वही उसी को रीडिक्लेयर कर दिया, लेट ए इक्वल्स टू रमेश। तो ये क्या बोला, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल। आई मीन लेट क्या करता है, लेट और कॉन्स्ट एक ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ समझ में आएगा कि रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, बट इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे अभी ए की वैल्यू थी 10, ठीक है, एंड फिर अगर मैं यहाँ पे ए इक्वल्स टू, अगर मैंने 20 कर दिया एंड कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करा दिया ए, ठीक है, तो 20 हुआ। आई मीन ए की वैल्यू कितनी थी पहले 10, फिर मैंने उसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया ए इक्वल्स टू 20। देन मैं अगर पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 20। क्यों? क्योंकि लेट कीवर्ड यही कहता है कि ना मुझे ना तो आप रीडिक्लेयर करोगे, बट मुझे मेरे थ्रू आप क्या कर सकते हो, मेरे वेरिएबल से क्या कर सकते हो, आप इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ये था हमारा लेट कीवर्ड। तीसरा होता है हमारा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या कहता है, ना तो मैं रीडिक्लेयर होगा और ना ही रीअसाइन होगा। और ये भी क्या होता है, ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल होता है। ठीक है, कैसे? जैसे देखो मैंने लेट यूज किया, चलो ठीक है, अब इसको हम कमेंट करते हैं। ठीक है, मैंने यूज किया कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, फिर मैंने लिखा कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 20। सिंपल है, आपको यहाँ पे एरर मिल गया कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल, सॉरी ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल। आई मीन आप ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। सिंपल सा इसने मैसेज का थ्रो कर दिया कि कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल ए। आई मीन ए जो आपका वेरिएबल है किस प्रकार का है, एक ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल है। ठीक है, तो इसने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। चलो मैं रीअसाइन करता हूं। देखो रीअसाइन करते वक्त आपको यहाँ पे कोई एरर शो नहीं होगा, बट जैसे ही आप कंसोल डॉट लॉग करोगे और लॉग में अपनी वैल्यू को प्रिंट कराओगे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलेगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। आई मीन जो असाइन हो कर रहे हो आप कांस्ट के वेरिएबल को, आप ना तो रीडिक्लेयर कर सकते हो ना तो रीअसाइन कर सकते हो। आई मीन जो आपने वैल्यू फिक्स कर दी, आपकी वैल्यू सिर्फ वही रहेगी, आप उसको कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। और ये होता है हमारा क्या, कांस्ट वेरिएबल। ठीक है, आपने अगर उसमें एक बार कोई भी वैल्यू असाइन कर दी तो आप ना तो उसे रीडिक्लेयर कर पाओगे ना तो उसको रीअसाइन कर पाओगे। ठीक है, आया समझ में इतना? यस सर। हेलो, आया सर। अब किसी को यहाँ पे पूछना है कुछ, लेट कांस्ट वेरिएबल। और कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट वगैरह हो? क्लियर है सर? सब क्लियर है ना? अरे दिमाग से क्लियर की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, चैप्टर
कंसेप्ट नहीं तो पता चले कल प्रेम सर से बोला, विशाल सर ने बोला था कि सब क्लियर है ना, उसका दिमाग से बोला होगा। हाँ, समझ में आया कि नहीं बताओ? जेएस आया सर। कि बताओ जेएस का काम जो क्या होता है समझ में आ रहा है? जेएस क्यों यूज करते हैं? भाई कितनी बार नहीं, अगर यही चीज मैं नेक्स्ट लेक्चर में बोलूंगा तो फिर यही कुछ लोग तो ये बोलेंगे मैं भूल गया सर। तो क्या होता है ना, तो स्कूल में भी वही होता है, सिनेमा होता है। जब टीचर पढ़ाता है सब कुछ समझ में आता है, जब घर जाकर पढ़ते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। वीडियो बन रहा है। हाँ ठीक है, पढ़ो। तो बताओ यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? वेरिएबल तक तो अभी समझ में आया। तो एक काम करो, अभी इतना ही समझो, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऑपरेटर चालू करूंगा ठीक है। कि आप जेएस जेएस के अंदर ऑपरेटर कैसे यूज करोगे। यस। ठीक है, चलो ठीक है, मैं पढ़ाई में जाता हूँ, ठीक है ना? चलो बाय बाय। ना समझ में आया पंडित जी।